आज हम इन्वायरमेंट साइंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो नेट के एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं। जैसे पहला हम एक राउल्ट स्लोप एक न्यूमेरिकल है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे कि क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैक आर्थर्स का जो आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल है उसके बारे में कुछ बात होगी। उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या एप्लीकेशन है जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे बीओडी के बारे में, देखना है कौन सा ठीक है, और कुछ और स्टेटमेंट्स लिखे होंगे जो बेसिकली पेस्टिसाइड्स और इनको मिला के बेसिकली जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका कुछ मूवमेंट है वो कौन से ईयर में कहाँ पे आए, इनको मैच करने के बारे में कुछ बातें होंगी। तो बहुत आराम से सुनना है और बिल्कुल बढ़िया वाली चीजें होने वाली है। नेट में क्लियर करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेंजीन, टॉलुइन, एथाइल बेंजीन एंड जाइलिन, इसको शॉर्ट में BTEX लिख देते हैं, ध्यान से समझना। बेंजीन, टॉलुइन, एथाइल बेंजीन एंड जाइलिन आर कॉमन constitute of gasoline, वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है हर एक का, जैसे बेंजीन का दिया हुआ है 0.126 और टॉलुइन का दिया हुआ है 0.0380 और एथाइल बेंजीन का दिया हुआ है 0.0126 और जाइलिन का दिया हुआ है 0.0117 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड दिया हुआ है। और एज्यूमिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दीज लिक्विड, है ना, और आपको क्या मानना है, एज्यूम करना है कि सबके इक्विमोलर यानी कि समान मात्रा है, सब 25-25% है, यूं कर दीजिए इक्विमोलर है, ठीक है। और ओबे राउल्ट्स लॉ, विच वन ऑफ गिवन विल एक्सर्ट मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर, यानी कि इसमें मिक्सचर में सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम राउल्ट्स लॉ से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज तो क्या दी हुई है, इक्विमोलर, यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है, तो जो मोल दिया हुआ है वो और इनटू किससे करेंगे, जो बेसिकली आपका वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो हम इनटू करेंगे और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप एक बात समझिए, अगर यहाँ पे इसकी बात करें जो बेसिकली मोल है वो तो इक्वल है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है पार्शियल प्रेशर, डिपेंड सारा का सारा कर रहा है कि प्योर लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, उसी का बेसिकली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए पार्शियल प्रेशर जो है वो बेसिकली दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पे, एक बार आराम से सुनिए। पार्शियल प्रेशर दो चीज पे, एक तो वहां पे जो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है वो, और दूसरा उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है। तो इक्विमोलर है, यानी कि ये तो सब 0.25 या 25% है ना, सबका इक्विमोलर है। अगर एक माने तो सब क्या है 0.25 है, 100% माने तो सब 25% है, तो ये तो सब समान है। तो ये जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जिसका पार्शियल प्रेशर यानी प्योर लिक्विड प्रेशर जो है या वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड जो ज्यादा होगा उसी का वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा देखिए 0.126 जो प्योर प्रेशर है वो किसका है, बेंजीन का सबसे ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर भी किसी का ज्यादा होगा, बेंजीन का ही ज्यादा होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट इज इन एन आइडियल मिक्सचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, और प्योर वेपर प्रेशर, है ना। और हमने देख लिया कि मोल फ्रैक्शन सबका इक्वल है, तो प्योर वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो बेंजीन का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, तो ये प्रोपोर्शनल होने की वजह से बेंजीन का ही पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 0.126 है बेंजीन का, अगर टॉलुइन का बात करें 0.0380 है, अगर बेसिकली एथाइल बेंजीन का बात करें तो 0.0126 है, और जाइलिन की बात करें तो 0.0117 है। तो समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत रुक के आपको सारी बातें समझाई है, अच्छे से समझना है।
और एक चीज और ध्यान रखना है, बेसिकली क्या ध्यान रखोगे, या फिर ये होमवर्क है, कमेंट में बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट है कमेंट किया करो। आप बताना जैसे पार्शियल प्रेशर अगर हम यहाँ देख रहे हैं बेंजीन का सबसे ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है। तो इसमें सब में जैसे BTEX है, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उससे कम किसका होगा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। और यहाँ पार्शियल प्रेशर सबका दिया हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड दिया हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया और मैंने एक आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब मैं ये बैच अपना PYQs का थ्योरी प्लस PYQ जून सेशन के लिए लॉन्च हो चुका है, अगर आप विलिंग है तो फटाफट जाके ज्वाइन करिए, कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, मैक आर्थर एंड विल्सन्स आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन। अगर आपने मैक आर्थर और विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल पढ़ा है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कि इसको रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन किसके बीच करता है। एक तो ये रेट ऑफ स्पीसीज इमिग्रेशन, ठीक है, और एक है रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, इनके बीच का बेसिकली मॉडल रिप्रेजेंट करता है बैलेंस या इक्विलिब्रियम। तो C और D है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अगर आपने पढ़ा हुआ है मॉडल तो बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। इसमें नोट डाउन करके रख लेना कि ये किस पे काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, द मैक आर्थर विल्सन आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी propose that the number of species on an undisturbed island is determined by dynamic balance between two primary ecological process, one of rate of species immigration, ठीक है, the rate at which new species arrive on the island from the mainland, this rate decrease as the number of species already present on the island increase, है ना, जो ऑलरेडी है अगर वो बढ़ेगी तो जो इमिग्रेशन वाली वो डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है, कंपटीशन होएगा। रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, द रेट एट विच एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑन द आइलैंड disappear, this rate increase as more species accumulate on the island due to competition and smaller population size। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है रेट ऑफ इमिग्रेशन वाली बात दिख रही है, और ये रेड वाला रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात है, यही आपसे पूछा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आराम से समझना है, ठीक है, नेट के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जैसे XRF है, UV विजिबल है, XRD है, ISPOES है, आपको उनके एप्लीकेशन के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले आपको पूछा है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, डिस्ट्रक्शन जिसमें हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, इसमें तो सीधी सी बात है ISPOES है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप ध्यान रखना, ये तो इसके साथ है। तो A का 4 तो 3 ऑप्शंस में है। चलो अगर हम क्रिस्टलोग्राफी की बात करें, क्रिस्टलोग्राफी की बात करें तो बेसिकली आएगा XRD में, क्रिस्टल की बात है XRD, इसको हम बहुत प्रिंसिपल में अच्छे से पढ़ते हैं। B का 3 आ गया। अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ऑफ एलिमेंट एनालिसिस की बात करें तो क्या होगा, फ्लोरेसेंस में, यानी कि XRF में हो जाएगा, बिल्कुल ये हो गया। और कैलोरीमेट्रिक के लिए तो हमें एक ही बच गया, UV विजिबल, तो ये आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सबसे आपको पता होना चाहिए सबके, और यहीं से क्वेश्चंस आता है इंस्ट्रूमेंटेशन में मैक्सिमम। अब देखिए इन चारों को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत शांति से सुनना है। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर एलिमेंट एनालिसिस किसके साथ मैच किया है अपने, ICPOES, यानी कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा optical emission spectrometry requires sample dissolutions and vaporization in high temperature plasma which completely destroy the sample during analysis, तभी डिस्ट्रक्शन के साथ मैच किया हमने। और क्रिस्टलोग्राफी XRD यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक used to study the atomic and molecular structure of crystalline material, है ना। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक ऑफ एलिमेंट एनालिसिस में हमने XRF को मैच किया, यानी कि एक्सरे फ्लोरेसेंस आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एलिमेंट बाय मेजरिंग द सेकेंडरी एक्सरे इमिटेड फ्रॉम ए सैंपल विदाउट कॉजिंग एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज। और कैलोरीमेट्रिक टेक्निक ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस UV विजिबल यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाई केमिकल स्पीसीज बेस्ड ऑन कलर इंटेंसिटी और लाइट एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पता कर लोगे सर, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स
इंसेक्टिसाइड डजंट कंटेन क्लोरीन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि नीचे कुछ पेस्टिसाइड लिखे हुए हैं, तो किस में नॉट कंटेन क्लोरीन एटम, किस में नहीं है, तो मेलाथियोन है, इसमें क्लोरीन कंटेन नहीं है। इधर फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए हैं, मेलाथियोन में नहीं है भाई क्लोरीन एटम। देखो मेलाथियोन का फॉर्मूला ये है, ये आपको दिख रहा होगा, C10H9O6PS2, दिस इज यानी दिस इज द ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो मेलाथियोन है, इसमें क्लोरीन नहीं है। अगर बाकी के ऑप्शन देखें जैसे मैथोजाइक्लोर है, इसमें इसका फॉर्मूला है C16H15, क्लोरीन के 3 एटम है देखिए, और O2 हो गया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ माइरेक्स C10Cl12 हो गया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एंडोसल्फान इज C9H10Cl6 है देखिए, तो सब में क्लोरीन है, किसको छोड़ के, मेलाथियोन को। तो इसमें यही पूछा है, डजंट कंटेन क्लोरीन, दैट विल बी द मेलाथियोन। ठीक है, याद रखना है, फॉर्मूलेज अगर पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आगे है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है बीओडी कर्व इन लेक वाटर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर जो डायरेक्टली बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो बढ़ा, तो हमें पता है बेसिकली अगर ऑर्गेनिक जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फ्लोट, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक बात है ना। अल्टीमेट बीओडी इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अल्टीमेट बीओडी इंक्रीज होएगी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो टोटल जो बीओडी है वो इंक्रीज होएगी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, जो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी ऑर्गेनिक मैटर, जो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ रहे थे लगभग वही बात कह रहा है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन डिप्लेशन इन लेक वाटर इज रिलेटेड टू बोथ अल्टीमेट बीओडी एंड द रेट कांस्टेंट, बिल्कुल यहाँ पे दोनों, जो ऑक्सीजन डिप्लेशन होता है लेक वाटर में वो दोनों से रिलेटेड होता है, किससे, अल्टीमेट बीओडी और द रेट ऑफ कांस्टेंट आर या के से। तो ए बी सी डी कह रहा है, 3 चूज करते हैं तो थर्ड ऑप्शन ही आ गया, बिल्कुल। डी क्यों नहीं आएगा, ये कह रहा है कि नंबर वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है, ये तो पता ही आपको है ना, ये कट जाएगा। नंबर वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वेस्ट, नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है इधर, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखिए सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन है कि टेम्परेचर से क्यों करता है, सब चीजें हैं, है ना, और ये आपको ध्यान रखना। ये दोनों इनकरेक्ट थे वहां पे, वो करेक्ट करके लिख दिए है। और यहाँ पे अल्टीमेट बीओडी की बात है, क्या है, अल्टीमेट बीओडी रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट, देयरफॉर मोर ऑर्गेनिक वेस्ट डायरेक्टली स्केल द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, है ना, ये बात थी। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, 4-5 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले कह रहा है आर्सेनिक इज यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल सही बात। और CrO4 नेगेटिव इज वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल ठीक बात। आर्सेनिक इज ए नॉट ए मेटल, ठीक है, मेटलॉइड है, मेटल नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं Fe3 इज मोर सोल्यूबल कंपेयर टू Fe2 इन प्योर वाटर, यहाँ गलत है, उल्टा लिख दिया, Fe2 है ना, ये कह रहा है ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो गलत हो गया। PbS एंड PbCO3 आर हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये भी ठीक बात है। तो राइट ऑप्शन में एक सिर्फ डी को एलिमिनेट कर दिए, बाकी सारे के सारे राइट है, यानी कि ए बी सी और ई विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आर्सेनिक इज यूज्ड एज वुड प्रिजर्वेटिव, है ना, याद रखना है, ये तो हम बहुत पढ़ते हैं इसको। आर्सेनिक कंपाउंड पार्शियली क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट CCA हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल वुड प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट लंब अगेंस्ट फंगल रूट एंड वुड बोरिंग इंसेक्ट्स, है ना। और ये CrO4 वाटर सोल्यूबल है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, मेटल नहीं है। और बाकी जो PbS एंड PbCO3 है वो हाईली इनसोल्यूबल है वाटर में, सही बात थी। लेकिन Fe3 इज मोर सोल्यूबल कंपेयर टू Fe2 वाटर, ये इनकरेक्ट था, उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, आपके यूनिट नंबर 10 से भी क्वेश्चन आ जाता है।
इस तरह के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट आर करेक्टली रिटन विद प्लेस ऑफ ओरिजिन। आपिको मूवमेंट केरला, यहाँ पे गलती कर दी, केरला नहीं है, हम बात करेंगे। बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। और गंधवर्धन मूवमेंट ओडिशा, बिल्कुल ठीक है। जंगल बचाओ मूवमेंट बिहार, बिल्कुल ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट कर्नाटका नहीं, उल्टा लिख रखा है, ये केरला में होता और ऊपर वाला कर्नाटका में, ए और डी, ई में उल्टा लिख दिया, तो राइट ऑप्शन बी, सी और डी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, है ना, क्योंकि ये जो है ना आपिको मूवमेंट, ये कर्नाटका में चला जाता, यहाँ पे एक हम पढ़ेंगे डिटेल में। और आपिको मूवमेंट तो यहाँ चला जाता और साइलेंट वैली मूवमेंट है वो केरला में आ जाता, तब ठीक हो जाता। लेकिन दोनों गलत हो गए, बी, सी और डी राइट ऑप्शन है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपिको मूवमेंट कर्नाटका स्टार्टेड इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट, नॉट केरला, ठीक है, वहाँ कर्नाटका आएगा। साइलेंट वैली मूवमेंट केरला, एम्ड एट शेविंग द मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला फ्रॉम द बीइंग फ्लडेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नॉट कर्नाटका। तो वो उल्टा लिखा हुआ था, ध्यान रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। बाकी तो तीनों ठीक ही थे, बिश्नोई मूवमेंट, गंधवर्धन मूवमेंट और जंगल बचाओ मूवमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता क्या है। अगर यहाँ लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो एक तो है मस्कोवाइट, एक ए ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक है एंडलुसाइट यानी कि सी होगा, और एक बात करें तो एक्टिनोलाइट है, यानी कि ए, सी और ई इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आपको इस क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है कि यहाँ लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का क्या मतलब है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म तो उसका क्या आंसर होता, इसके बारे में भी हमें जान लेना है। तो इनमें डिफरेंस की अगर बात करें कि अगर लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात कर रहा है, इट मींस मेटामॉर्फिज्म अकर एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि यहाँ लो ग्रेड का मतलब है कि जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है वो लो टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कम है। और अगर हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है तो यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। अगर लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो कितना टेम्परेचर और प्रेशर होता है, टेम्परेचर की रेंज रफली होती है 150 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, ये लो ग्रेड में है। और प्रेशर होता है लो टू मॉडरेट प्रेशर। अगर यही बात मैं हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात करूं तो यहाँ टेम्परेचर रेंज अबो 600 डिग्री सेल्सियस अप टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है। और प्रेशर रेंज वेरी हाई प्रेशर डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, बहुत हाई प्रेशर होता है। तो ये मतलब है लो ग्रेड और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का, टेम्परेचर और प्रेशर का। अगर ये चीज हो जाएगी तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी। अगर हम बात करें, अब लो ग्रेड में हमें पता लग गया कि टेम्परेचर और प्रेशर कंपैरेटिवली कम है हाई ग्रेड के, तो यहाँ पे लो ग्रेड की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जांपल पूछा है वैसे ही पूछ ले कि लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए द ओरिजिनल रॉक, जिसको हम पेरिटोलिथ बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओरिजिनल रॉक को इज ओनली स्लाइटली अल्टर्ड, यानी कि आपको पता है यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कम है तो जो ओरिजिनल रॉक है वो बहुत ही कम स्लाइटली अल्टर्ड होती है या चेंज होती है। फीचर्स लाइक बेडिंग प्लेन्स ऑफ फॉसिल्स मे स्टिल बी पार्शियली प्रिजर्व्ड, है ना, क्योंकि प्रेशर कम है। मिनरल कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर, अब प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा होगा। तो मिनरल कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर बाउंड इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके कॉमन मिनरल्स की बात करें जो क्वेश्चन में था, जैसे मस्कोविट क्लोराइड ना, सर्पेंटाइट है, एक्टिनोलाइट है और टाल्क है, ये इसके कॉमन मिनरल्स है। अगर रॉक्स की बात करें तो स्लेट है ना, फाइलाइट है और ग्रीन स्टोन है। दीज आर रॉक्स एग्जाम्पल ऑफ लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। अगर हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, उससे जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी।
the original rock is completely recrystallized, erasing all original texture and fossils. क्योंकि यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो ओरिजिनल बेसिकली जो क्रिस्टल था वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा. मिनरल बिकम डिहाइड्रेटेड, यहाँ वाटर नहीं रहेगा भाई, डिहाइड्रेटेड, लूजिंग द वाटर बाउंड इन देयर स्ट्रक्चर. क्रिस्टल ग्रो मच लार्जर, ओपन सेपरेटिंग इनटू डिस्टिंक्ट लाइट एंड डार्क बैंड्स. यानी कि यहाँ पे क्रिस्टल है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे. और कॉमन मिनरल्स अगर हाई ग्रेड के पूछे तो कौन कौन सा है, देखिए गार्नेट है, सॉरी, है ना, और क्यानाइट है, और सिलिमनाइटाइट है, प्रोक्सीन है और बायोटाइट है. दीज आर हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, ये आपको याद रखना है. और रॉक्स की बात करें तो जिनसिस है, ग्रेनुलाइट है और मिग्मेटाइट है, ये याद रखना, ये आपको नोट डाउन करके रखना है. अगर लो ग्रेड का पूछा है तो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपोस्ट. कंपोस्ट के बारे में आपको राइट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वो चूज करना है. तो सबसे पहले अगर बात करें, कह रहा है कि कंपोस्ट इज ए ह्यूमस लाइक मटेरियल. ये बात तो ठीक है, खाद या कंपोस्ट के बारे में कि ह्यूमस लाइक मटेरियल है, ये बात ठीक है. सेकंड कह रहा है बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एंडोथर्मिक. यहां गलत हो गई बात. आप मुझे बात बताओ, जब बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस होता है यानी जब ड्यूरिंग कंपोस्टिंग वहां पे गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ना कि एंडोथर्मिक. तो यहाँ अगर एक्सोथर्मिक आता तो ठीक आता, यहाँ लिखा हुआ है एंडोथर्मिक, तो ये कट कर देंगे. कंपोस्ट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसीलिए हम कंपोस्ट का यूज करते हैं. ए ठीक हो गया, सी ठीक हो गया. आगे कह रहा है कि कंपोस्ट डिक्रीज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. ये कैसी बात होगी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, तो ये काट दीजिए. कंपोस्ट इंक्रीज बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पीएच को बहुत जल्दी चेंज नहीं होने जाता, बफरिंग कैपेसिटी अच्छी बनाता है कंपोस्ट, इसीलिए हम यूज करते हैं बेसिकली. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, या राइट स्टेटमेंट्स ए, सी और ई है, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, ए सी ई विल बी द राइट ऑप्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें कंपोस्ट के बारे में पता होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. यानी कि पेट्रोलियम डिपॉजिट के जो फॉर्मेशन में इनिशियल से आपको बेसिकली लास्ट तक बताना है क्या क्या होता है. तो सबसे इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जनरेशन होता है, ये तो हमें पता है, सबसे पहले जनरेट होगा. उसके बाद जनरेशन के बाद एक क्या है, प्राइमरी माइग्रेशन होता है, यानी कि बी के बाद डी आना चाहिए, और लास्ट में तो आपको पता है सीपेज होना चाहिए, यानी कि सी लास्ट में आना चाहिए. तो ये देखिए बी डी ई ए सी, ये राइट ऑप्शन हो गया, है ना. बी डी ई ए सी विल बी द राइट ऑप्शन. इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए जनरेशन में क्या होता है, सबसे पहले बहुत आराम से ये सीक्वेंस समझना. ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप्ड विद इन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री सोर्स रॉक्स undergoes thermal maturation due to deep brittle heat and pressure टर्निंग इनटू क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. यानी कि जनरेशन में सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप होता है विद इन फाइन ग्रेड सेडिमेंट्री सोर्स रॉक, अंडरगोज थर्मल मैचुरेशन ड्यू टू डीप ब्रिल हीट और एंड प्रेशर टर्निंग इनटू क्रूड ऑयल नेचुरल गैस. यहाँ की जनरेट हो रहा है, जनरेशन हो रहा है. उसके बाद उसका प्राइमरी माइग्रेशन होगा. द न्यूली जनरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अभी जनरेट हो गया हाइड्रोकार्बन, आर स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हाई प्रेशर टाइट लो परमिएबिलिटी सोर्स रॉक इनटू सराउंडिंग पोरस कैरियर, जो बेड्स होते हैं वहां पे आएगा, यानी कि प्राइमरी वो माइग्रेट कर रहा है. उसके बाद सेकेंडरी माइग्रेशन होगा. बाय बायंसी फोर्स एंड प्रेशर डिफरेंशियल द हाइड्रोकार्बन ट्रेवल थ्रू दीज हाई परमिएबिलिटी कैरियर बेड्स और अलोंग फॉल्ट लाइंस अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस. यानी कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी माइग्रेशन आया, फिर एक्यूमुलेशन होगा. हाइड्रोकार्बन्स आर अरेस्टेड बाय स्ट्रक्चरल और स्ट्रेटेजिग्राफिक ट्रैप अंडरनीथ एन इम्परमिएबल सील रॉक, यानी कि लाइक शेल accumulating टू फॉर्म ए कंसंट्रेटेड कमर्शियल रिजर्वायर के तौर पे हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा. और लास्ट में होता है सीपेज. our extensive geological time scale, if the tectonic plate shift faults rupture the seal
और इरोजन wears away the overburden. Hydrocarbons escape to the surface representing the final stage or destruction of reservoir. तो ये इनिशियल से फाइनल स्टेज तक है, जनरेशन, प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन, एक्यूमुलेशन एंड सीपेज। ये आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पूछा गया है, आगे भी नेट के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैप रोक टू रिटेन ऑयल इन द रिजर्वायर रोक? कैप रोक की तरह कौन काम करता है, जो रोक के रखता है बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे शेल विल बी द राइट ऑप्शन। और पीछे वाले एक्सप्लेनेशन में भी हमने पढ़ा था, शेल का जिक्र कुछ आया होगा, अगर याद है तो शेल विल बी द राइट ऑप्शन। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैप रोक यहाँ क्या समझते हो आप, मतलब, और बाकी तीन वो स्पेशल नोट में पढ़ेंगे, तो बाकी के ऑप्शंस हैं। देखिए, कैप रोक और सील मस्ट बी हाईली इम्परमेबल टू प्रिवेंट बर्न ऑयल एंड गैस फ्रॉम escaping द रिजर्वायर। यानी कैप रोक का मतलब क्या होता है कि हाईली इम्परमेबल होना चाहिए जिससे वो रोक सके, यानी कि एक तरह से कैप लगा दे। शेल इज ए फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ मड, सिल्ट एंड क्ले मिनरल। Because its microscopic pores are poorly interconnected, it has extremely low permeability, making it the most common and effective natural barrier to trap hydrocarbons। ठीक है ना? तो इसलिए इसका यूज होता है ना, एज ए कैप, ये याद रखना है। और स्पेशल नोट में अगर हम बात करें, जो और ऑप्शंस थे, जैसे सैंडस्टोन था और कॉन्ग्लोमेरेट था, दीज आर कोरस ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक विद हाई पोरोसिटी। यहाँ पे हाई परमिएबिलिटी नहीं है, हाई पोरोसिटी है इनमें, एंड हाई परमिएबिलिटी है, ठीक है ना, यानी कि इम्परमिएबल नहीं है हाई। यहाँ पे जो अगर बात करें, जैसे कैप रोक है वो हाई इम्परमिएबल होना चाहिए, लेकिन अगर और ऑप्शन थे जैसे सैंडस्टोन था, कॉन्ग्लोमेरेट था, यहाँ पे पोरोसिटी हाई है, और पोरोसिटी हाई होने की वजह से परमेबिलिटी भी हाई होगी, है ना। इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग ऑयल दे एक्ट एज ए आइडियल रिजर्वायर रॉक दैट होल्ड एंड अलाउ पेट्रोलियम टू फ्लो। ये फ्लो के लिए अलाउ करते हैं। और एक यहाँ पे जॉइंटेड लाइमस्टोन ऑप्शन था। जॉइंट्स आर फ्रैक्चर्स और क्रैक्स in the rock. Fractures provide open pathway that allow oil and gas easily leak through, making it poor choice for a seal. तो इसलिए वो बाकी के ऑप्शंस नहीं थे। राइट ऑप्शन कौन सा गया है? इसका शेल गया है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मलाइज्ड सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रीहेंसिव, फॉर्मलाइज्ड systematic and comprehensive process of evaluating the environmental impact of a policy। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम प्लान्स as its alternatives as well as using the finding in publicly accountable decision making referred to, है ना। अगर इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं तो अगर आपको कंफ्यूजन, राइट ऑप्शन पहले बता देता हूं फिर बात करूंगा। इसका राइट ऑप्शन है SEA यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है तो इसमें EIA में कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा या स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट आएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पे देखो पॉलिसी होगी, प्रोग्राम प्लान की सब बात होगी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट है। और मैं अच्छे से इसको डिफाइन कर देता हूं कि क्यों ये आंसर है, क्यों इसका आंसर EIA नहीं है। अच्छे से पढ़ के देखना, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट यानी कि SEA, दिस इज स्पेसिफिकली defined as the formalized, systematic and comprehensive process used to evaluate the environmental impacts of higher level strategic initiatives, namely policies, programs and plans, PPVs, ठीक है, alongside their alternatives। समझ में आई बात यहाँ पे? इसलिए हमने उसका ऑप्शन SEA किया। Its purpose is to integrate environmental considerations directly into early macro level decision making before any individual projects are chosen or designed। और EIA की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो वही सिमिलर इन द एनालिटिकल अप्रोच एंड EIA इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेदर देन स्ट्रेटेजिक। यहाँ ऊपर स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी इसलिए SEA गया, जबकि जो EIA है वो क्या है? एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है देन स्ट्रेटेजिक। इट इवेल्युएट्स द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंगुलर प्रपोज फिजिकल प्रोजेक्ट सच एज
बिल्डिंग है, डैम है, हाईवे या फैक्ट्री है, बिफोर इट इज कंस्ट्रक्टेड रेदर देन ए ब्रॉड गवर्नमेंट पॉलिसी और प्लान, वो पॉलिसी और प्लान के लिए SEA होता है। अब आपको ये आंसर बड़ी तसल्ली से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैच करना है, प्लूम बिहेवियर का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कंडीशंस दी हुई है। आपने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता हो, है ना। इन्वर्जन कंडीशन, लैप्स रेट, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अच्छे से बात करते हैं। स्टेबल इन्वायरमेंट, अनस्टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन बिलो, लैप्स एलोप, या देखो इन्वर्जन नीचे है ना, और लैप्स एलोप। तो अब ये कंडीशन कैसी होगी इसको सोचो, और इस कंडीशन में प्लूम का बिहेवियर कैसा होगा। इस कंडीशन में मैं इसको बाद में डिटेल में भी बताऊंगा आपको। इसका अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका बिहेवियर होगा लॉफ्टिंग, है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली होगा ये, तो है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और स्ट्रॉन्ग लैप्स कंडीशन है, तो स्ट्रॉन्ग लैप्स कंडीशन है तो ऊपर नीचे लूप बन जाएंगे, ये लूपिंग हो गया, क्योंकि अनस्टेबिलिटी लूपिंग हो गया, ठीक है। यानी कि A का 2, B का 3, इस तरह के हमारे पास दो ऑप्शन है। फिर देखते हैं लैप्स बिलो इन्वर्जन एलोप्ट। अब लैप्स बिलो, लैप्स नीचे है, इन्वर्जन एलोप्ट है, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, बेसिकली फ्यूमिगेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे रहेगा, तो फ्यूमिगेशन होगा, ठीक है। तो C का 1, यानी कि इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और बाकी वीक लैप्स बिलो इन्वर्जन एलोप्ट है तो ट्रैपिंग होगा, यानी कि D का 4 हो गया। तो ये राइट ऑप्शन हो गया सेकंड, है ना। इसको अच्छे से पढ़ो, आपको ये बिल्कुल कमेंट में बताया करो कि आपको किस तरह की चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही। क्या आपको मैक्सिमम कमेंट करोगे तभी बात बनेगी, है ना। कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि आप चीजों को किस तरह से समझ रहे हो, क्या चीज आपको पढ़नी है, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही। अब अगर हम पहले ऑप्शन के साथ अपने लॉफ्टिंग मैच किया, क्यों किया यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूं मैं चारों ऑप्शंस को। इन्वर्जन बिलो लैप्स एलोप्ट, यानी कि लॉफ्टिंग होगा। मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए, ए स्टेबल इन्वर्जन लेयर नियर द ग्राउंड। अब आप देखिए इन्वर्जन लेयर नीचे है ना। इन्वर्जन का मतलब तो थर्मल इन्वर्जन का मतलब समझ गए ना, हाँ। इन्वर्जन लेयर नीचे है ना, तो वो एज ए ब्लैंकेट काम करेगा, प्रिवेंटिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड। Meanwhile, the unstable lapse layer above allow the plume to disperse freely upward into the upper atmosphere. This is ideal condition for reducing ground level pollution. Lofting हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन लेयर यहाँ है ना, तो ऊपर नहीं जाने देगा इससे, है ना, ठीक है ना, मतलब नीचे नहीं आएगा इसके, और जो ऊपर लैप्स है तो वहां के ऊपर निकल जाएंगे, यानी कि लॉफ्टिंग हो जाएगी। तो लिखा है ना, ए स्टेबल इन्वर्जन लेयर नियर द ग्राउंड एक्ट एज ए ब्लैंकेट प्रिवेंटिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड, नीचे नहीं आएगा, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन का बचने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अगर स्ट्रॉन्ग लैप्स कंडीशन है तो लूपिंग होगा। ए स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट मींस द एयर इज हाईली अनस्टेबल, है ना, विद इंटेंस थर्मल कन्वेक्शन, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एयर करंट्स। तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डाउनवर्ड होगा तो लूप बनेगा, है ना, काज स्मोक वॉल्यूम टू मूव ए हाई इलेक्ट्रिक वे और लूपिंग पैटर्न, ये इसलिए हो गया। और लैप्स बिलो इन्वर्जन एलोप्ट, तो फ्यूमिगेशन हो गया। यहाँ पे लैप्स नीचे है और इन्वर्जन ऊपर है, तो फ्यूमिगेशन नीचे यहाँ आएगा। उल्टी कंडीशन होगी ना ए के जस्ट, तो व्हेन देयर इज ए अनस्टेबल लेयर नियर द ग्राउंड बट ए स्टेबल इन्वर्जन लेयर इज राइट अबव द स्मोक स्टैक, द प्लूम कैन नॉट राइज, है ना, द स्टेबल अपर लेयर फोर्स द इंटायर प्लूम टू डिस्पर्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, लीडिंग टू डेंजरस हाई कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस पॉल्यूशन। समझ में आई बात। और वीक और लैप्स बिलो इन्वर्जन एलोप्ट, तो ट्रैपिंग हो जाएगा, क्योंकि द इन्वर्जन लेयर एलोप्ट स्टॉप अपवर्ड डिस्पर्शन while the weak laps below limit downward mixing, the trap the plume within a narrow restricted vertical band between the ground and द इन्वर्जन सीलिंग। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार प्लूम बिहेवियर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following national mission under National Action Plan of Climate Change are taken care under Department of Science and Technology। ये आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज 8 है, और इसमें आपसे पूछा है कि ऐसे कौन कौन से बेसिकली एक्ट्स हैं, है ना, जो किसके अंडर लिए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के अंडर लिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो DST के अंडर कौन कौन सा है, एक तो सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम है, बिल्कुल, एक तो ये हो गया।
और एक है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दोनों अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। तो बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो बी और डी देखो कहां पे है, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बी एंड डी। अब आपको बाकी के जो ऑप्शंस है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको मैं वो भी बता देता हूं। अगर बात करें एनएपीसीसी, ये तो बेसिकली दोनों हो ही गए। एक तो एन इसको शॉर्ट में बोलते हैं NMSHE, यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, और NMSKCC यानी कि नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दोनों तो आपको पता है डीएसटी के अंडर है ना। लेकिन जो बाकी स्पेशल नोट में देखिए, जो एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो एक्ट है बेसिकली जो एनएपीसीसी में, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, और सस्टेनिंग एग्रीकल्चर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है। अगर बात करें सस्टेनेबल हैबिटेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस किस के अंडर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको कुछ रॉक्स दी गई है और आपको रॉक्स की यहाँ प्रॉपर्टीज के साथ मैच करना है। ये पहला कह रहा है कि हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक, हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोमेटाइट बिल्कुल A का 4 है, ठीक है ना, बिल्कुल A का 4, और A का 4 होते ही अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ गया, A4 B1 C2 D3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक कोमेटाइट हो गया, और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, हाई ग्रेड आपको याद है अभी हमने पहला जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था लो ग्रेड और हाई ग्रेड, और उसमें हाई ग्रेड का ये अब एग्जांपल आपको मैंने दिया था ग्रेनुलाइट, और इसका डिफरेंस भी बताया था कि हाई ग्रेड और लो ग्रेड का डिफरेंस क्या है। अब अभी कमेंट करके बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, पीछे से देखना नहीं है वो, अभी बताओ, देखते हैं कमेंट में आपको याद रहता है तो। और अगर क्लास्टिक की बात करें तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रोग है ना, आर्कोस यानी कि सेकंड ऑप्शन, और नॉन क्लास्टिक की बात करें तो डोलोमाइट हो गया यानी कि डी का 3। तो राइट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ लिख दिए हैं। वैसे सीधा सीधा उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो एग्जांपल है तो आपको याद होना चाहिए, समझना पड़ेगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं रॉक्स का, ये आपको ध्यान रखना, एक पेज में लिख के आप रख लो, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बाद में आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डार्सीज लॉ इन स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन ना, डार्सी का लॉ है, डार्सीज लॉ इन स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। डार्सी के लॉ से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। पहला कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, करता है भाई, इसकी डेफिनेशन में ही है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये बिल्कुल है। फर्स्ट ऑप्शन तो 100% है, डार्सी का लॉ इस पे डिपेंड कर रहा है। आगे बात करें कोफिशिएंट, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली नहीं है। फिर ग्रेविटेशनल फ्रिक्शनल दोनों डायरेक्टली, ग्रेविटेशनल नहीं, तो इसलिए सिर्फ ए ही ऑप्शन बच गया अपने पास, ओनली ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ओनली ए ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं अगर आपको याद आया तो। अकॉर्डिंग टू द डार्सीज लॉ, द वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम क्यू बोलते हैं, of a liquid moving through a porous medium is directly proportional to the cross sectional area, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो माइनस के माइनस क्यों है आपको पता है, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे एरिया हो गया, एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, फॉर्मूला इज एक्सप्रेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, डी एच हाइट वाला और डी टी, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो एक तो एरिया है और ग्रेडियंट की बात है, और कोफिशिएंट परमेबिलिटी है कि यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसी से ये क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। याद रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सीधा स्टेटमेंट से भी पूछ लेते हैं। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मटेरियल फाउंड इन कोलाइडल साइज फ्रैक्शन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीईसी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे कम किसका है, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका है। अगर यहाँ पे देखो सीईसी की बात है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात है, तो चार्ज अगर बात करें यहाँ पे सबसे कम तो क्वार्ट्ज का होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है, सबसे कम क्वार्ट्ज का होगा, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का होगा, यानी कि सी सबसे पहले, डी सबसे लास्ट में। तो यही ऑप्शन हमारे पास थर्ड बच गया। और
केओलेनाइट और मोरिलोनाइट है। ये क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों के नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। और इससे ज्यादा सीईसी यानी कि केओलोनाइट से ज्यादा जो पोरोसिटी सीईसी है, जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, वो मोरिलोनाइट की है। ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अलग से आपसे पूछा जाता है इन दोनों का कंपैरिजन करके। तो राइट ऑप्शन CABD हो गया। CABD यानी कि अगर यहां से यहां चल रहे हैं तो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो यहाँ पे अगर सीईसी की बात करें तो 150 to 400 है। अगर क्वार्ट्ज की बात करें तो लगभग 0 ही है। और केलोनाइट की बात करें तो 3 से 15 है। अगर मोरिलोनाइट की बात करें तो 18 to 150 है। तो ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें कैसी लगी आपको? ठीक लगी, बढ़िया से समझ में आया तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, फीडबैक होगा, तो हम और चीजें भी लेके आते रहेंगे। और बताते रहिए कौन सी चीज लेके आनी है, क्या ठीक लगी, क्या नहीं लगी, सब बातें डिस्कस करते रहिए। और इस सेशन के लिए PYQs का बैच और थ्योरी का बैच चल रहा है हमारा जून के लिए। अगर आप विलिंग है तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in, प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप SWMG और ये कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और, हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि हमेशा चित्त को शांत रखें, खुश रहें, आराम से पढ़ाई करें बिना किसी टेंशन के। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।